अरेंज करना पड़ता है सब। एक बात पक्का याद रखिएगा, हम कभी बैठते नहीं, क्या आई डोंट नो। देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, सब कुछ बंद करिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का मतलब है कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे बना, वो किस तरह का, जो हमारी जो सरकार होगी, हमारी जो गवर्नमेंट होगी, वो कैसा शासन देगी, हमको जो रूल करेगा वो कौन करेगा, हमको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है, संविधान का मतलब ही होता है, वो एक गाइडलाइन होती है, दिशा निर्देश हिंदी में कहते हैं। इन शब्दों का यूज करिएगा आप लोग। गाइडलाइन हिंदी में दिशा निर्देश। मैंने आपको एक बात बताया था, आपको नहीं 10th क्लास को बता रहा था, जो कि सेकेंड टर्म में आप लोग को बताएंगे स्पेशली, कि जब आप आंसर लिखते हैं तो जो सब्जेक्ट के अंदर आपको आंसर लिखना है, आपको उसके लिए अच्छे अच्छे सुटेबल वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि गाइडलाइन या दिशा निर्देश, ये शब्दों का यूज अगर इस चैप्टर में आंसर में आप सेकंड टर्म में करेंगे, जो कि करना नहीं पाएंगे आप, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा और आपका एक ज्यादा डेवलपमेंट भी होगा। आप जितना ज्यादा वोकैबुलरी या शब्दों को जानते हैं सब्जेक्ट वाइज, तभी जाके माहिर बनेंगे। आप 2 4 5 वर्ड को ही जानिए और उसी पे सोचिए कि हम कोई भी आंसर लिख देंगे, तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता। आगे देखेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जब आजाद हुआ, ठीक है, लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद, बहुत बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ, आपको पता ही है, जिस तरह फादर ऑफ नेशन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरह वहां पर नेल्सन मंडेला जी थे। एक आपको जीके का क्वेश्चन बता दें कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया है, हम लोगों ने सम्मान स्वरूप उनको दी। कोई फॉरेन कंट्री के लोगों को भी हम लोग देते हैं जब हम मानते हैं कि मतलब उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम लोग की नजर में वो जिन सिद्धांतों पे या जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा देश टिका है, हमारी स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई, उसी को उन्होंने फॉलो किया था। 1990 के करीब, 1990 जी। देखिएगा, नेल्सन मंडेला के जो शब्द हैं, I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. कहने का मतलब है, आखिर में नेल्सन मंडेला ने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? रंगभेद, व्हाइट डोमिनेशन, मतलब कि जो यूरोपियन थे, जो ब्रिटिशर, अंग्रेजों ने ही, ब्रिटेन ने ही कब्जा कर रखा था साउथ अफ्रीका में, याद रखिए, उनके खिलाफ लड़ी थी। और दूसरी बात, ब्लैक डोमिनेशन के ऊपर। आपको कोई बाहर का आदमी आके, अंग्रेज बाहर से आते हैं और कहते हैं कि भाई आप काले हो, हम गोरे हैं, चाहे रंग भेद या अपार्थाइड सिस्टम आप पे लगाते हैं और आपको दबाते हैं, ठीक है, आप एक्सप्लॉइट होते हो, तो एक गुनहगार तो वो है। अगर आप घूस लेते हैं तो देने वाला लेने वाला दोनों गुनहगार होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, समझ रहे हैं? अगर आप ब्राइब किसी को दे रहे हो तो आप भी जेल में जाओगे और जो ले रहा है वो भी जाएगा। तो उसी तरह अगर यही जी तो ये अंदर की बात है ना, इंस्टीट्यूट के अंदर। देखिएगा, तो मेरे यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो ऊपर की लाइन कह रहे हैं, इनको समझने की कोशिश करें। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ हमने लड़ा, गोरे लोग जो दबदबा दिखाते थे, अंग्रेज लोग, हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर कहते हैं ब्लैक डोमिनेशन, मतलब कि क्या, ये जो ब्लैक लोग थे ये उनकी भी गलती है, मैंने ये भी लड़ा कि ब्लैक लोगों को, इसके लिए भी मेरी लड़ाई थी कि इनको समझा सके कि तुम्हें दबना नहीं है, तुम्हें अपनी आजादी के हक की लड़ाई के लिए उठना है।
तो एक, तुम क्यों हम पर अत्याचार, कोई नहीं, मैं दूसरा रजिस्टर देता हूँ, एक रजिस्टर भैया को दे दीजिए आप लोग उसके। तो इस पर बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत मजबूत। तो देखिएगा, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी मैंने लड़ाई लड़ी और ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी। व्हाइट के खिलाफ इसलिए क्योंकि वो अत्याचार करते थे, और ब्लैक के खिलाफ इसलिए ताकि ब्लैक लोगों को समझा सके कि भाई तुम अत्याचार सहते क्यों हो, तुम्हें अपने हक की लड़ाई के लिए उठना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारे स्कूल का मास्टर नहीं समझाएगा। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. मैंने उस समाज का पोषण किया, उसको बनाया, उसका निर्माण किया जिसमें सब लोग भाईचारे के साथ, हार्मोनी मतलब कि भाईचारे सौहार्द के साथ रहे, और जहां सब लोगों को समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब कि समान अवसर, मौका। It is an ideal which I hope to live for and to achieve. और मैं भी, ये वो सिद्धांत है जिसमें मैं चाहता हूं कि मैं जीऊं, वो बने, और चाहता हूं कि इसमें मरूं। जब तक मैं जीऊं उसी तरह के समाज में जीऊं, और जब मैं मरूं भी तो उसी समाज में मरूं, दोबारा गुलाम ना हो। ठीक है? नहीं बेटे, आजादी मिल गई जब, उसके बाद बहुत सालों तक ये वहां के रहे, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रहे अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, और बहुत दिनों के बाद मरे। नहीं, दिस वाज नेल्सन मंडेला's being tried for treason by the white South African government. एक सेकंड, ये बोलिए। कहाँ पे? हम लोगों को? हाँ, तो मतलब बेटा व्हाइट का मतलब पता है, पाउडर व्हाइट, पता है ना आपको? बिल्कुल वैसे व्हाइट होते हैं वहां पे विदेशी लोग। हम लोग यहाँ पे कोई तो इतना ले आया गोरे ऐसे है, जाइए बाहर पता चल जाए कितने गोरे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। उनकी सोच ऐसी होती है। हम लोग इंडिया में जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से लोगों को देखते हैं, और वहां पे जाति धर्म का तो भेदभाव होता नहीं वहां उस समाज में, ईसाई समाज में तो वहां रंग के हिसाब से लोगों को देखते हैं। मतलब इस पूरा का पूरा इक्वेशन का सॉल्यूशन जो निकल के आएगा, पागल। This was Nelson Mandela being tried to treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dread prison, Robben Island. अभी जो रॉबन आइसलैंड लिखा हुआ है ना आपके एनसीईआरटी की बुक में, यही किसी कंपटीशन में जाके घुस के आ जाएगा कुछ, और सब छटपटाएंगे, ये तो सिलेबस में नहीं। साउथ अफ्रीका में ही एक रॉबन आइलैंड था, वहां पे जो लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे उनको पकड़ करके वहीं पे जेल में भर दिया जाता। 28 सालों तक जेल में रहना मतलब समझते हैं कितनी बड़ी बात है। 28 years, a long period। 28 सालों तक ये जेल में थे, और लड़ते रह गए, बाहर भी इनके नाम पे सब लोग लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, और कभी भी उनका जो गुलामी स्वीकार नहीं किया, और आगे जाकर के देश को आया। ठीक है, देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जब गए थे, वो बैरिस्टर थे, तो पहला उनको केस मिला, बैरिस्टर समझते ना, वकील, उस जमाने में बैरिस्टर कहा जाता था। लोगों को लंदन जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़नी पड़ती थी, ठीक है, और उसके बाद वो लोग बैरिस्टर कहे जाते थे, लॉयर नहीं कहे जाते इनको। बेटे तो अब क्यों होगी, जब हम लोग आजाद हो गए तो हम लोग ब्रिटिश कानून को क्यों हम लोग माने? इंडिया में उतने क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज नहीं थी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए
देखिएगा, तो जो महात्मा गांधी वहां पे एक लकड़ी के कारोबारी थे, वुडन जो बिजनेसमैन थे, अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। केस लड़ने के लिए गए तो भाई ऐसा ठीक ठाक था, टिकट कटा के ट्रेन पे बैठ गए, उठा के फेंक दिया बाहर। पूरी रात, सर्दी की रात को वहां पे स्टेशन पे बैठे बैठे निकल गए। उन्होंने सोचा कि भाई हम इतने एजुकेटेड पढ़े लिखे आदमी, एक बैरिस्टर, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो यहाँ आम आदमी का तो जीना ही मुश्किल कर देंगे। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ा, वहां पे जितने इंडियन कम्युनिटी के और जो लोग थे उनसे मिल करके वहां पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए और वहीं पे रह गए और 1915 तक वहीं रहे और वहां पे अपार्थाइड सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, ठीक है, और बहुत ज्यादा राइट्स दिलाए गए। और उसी समय महात्मा गांधी की का नाम हुआ और पूरी दुनिया जानी। जब महात्मा गांधी वहां पर थे साउथ अफ्रीका में, तो इंडिया से लोग कहते थे कि वो है ना लाठी वाला बाबा, चमत्कारी सकते हैं। गांव में तो ऐसा ही होता है ना, आएगा अंग्रेज जाएगा फूक मार के। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक लीडर थे कांग्रेस के, गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट सोसाइटी उनका इंस्टीट्यूशन था, एक संगठन उन्होंने बनाया। उन्होंने सोचा भाई महात्मा गांधी को भारत बुलाना चाहिए और आजादी की लड़ाई में उनको शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो भारत गोपाल कृष्ण गोखले ही बुलाए और पॉलिटिकल मास्टर या राजनीतिक गुरु जो है महात्मा गांधी के, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही कहा जाता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गया मैं आपकी बात को। एक्चुअली में वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए जैसे वो गए वहां पे केस लड़ने के लिए, उस समय आजादी की बातें, इतनी बातें उनके दिमाग में नहीं है, बात समझ रहे हैं ना जी। तो वहां पर जब गए, वहां पर देखा तो लड़ाई जब लड़ते गए तो वहां पे फंसते गए, मतलब वो लड़ाई लंबी चढ़ी और वो बीच में छोड़ के आ नहीं सकते थे, तो वहीं पड़े रह गए। लेकिन वहां पर जाकर के जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, और वहां पे वैसे भी बहुत सारे राइट्स, अधिकार दिलाया जा चुका था, महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी लड़ाई वहां जीत के भी दिखाई। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आपको अपने देश आना चाहिए, क्योंकि मैं वो चीज बता दूंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, चैप्टर तो मैं कर रही हूँ। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही उनके राजनीतिक गुरु थे और उनको भारत बुलाया गया। 1915 में ही वो वहां से भारत आए, साउथ अफ्रीका दूसरी बार भारत आए। तो इनको भारत के बारे में कोई नॉलेज नहीं, क्या पॉलिटी होती है, किस तरह से राजनीति की जाएगी, आंदोलन कैसे करेंगे, क्या किया। तो उन्होंने कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने कि मोहनदास एक काम करो, तुम 1 साल तक तो पूरा यहाँ पे दौरा करो, घूमो, गली मैंने गांव गांव जाके, शहर शहर जाके, पूरे हिंदुस्तान का 1 साल तक दौरा करो और देखो कि कहाँ क्या समस्याएं हैं, उनको नोट करो, रिसर्च करो, तब आपको जाकर के रियल प्रॉब्लम का पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो अखबारों में और पत्रिकाओं में पढ़ रहे हैं वही रियल प्रॉब्लम तो गाँव में है, देहातों में, वहां पर जाइए तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी गए, इस तरह गांव गांव घूम रहे थे। तो मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में जो मोतिहारी है, मोतिहारी का नाम सुना होगा। तो वहां पर के किसान का लोग या टीचर थे, रामचंद्र शुक्ल, उनको पता चला। तो यहाँ पे नील आंदोलन हो रहा था, 3 कटिया सिस्टम आप लोग को बताया था, 10th क्लास को मैंने बताया था वो चीज। तो गए रामचंद्र शुक्ल वहां पे, और कोलकाता जो था यहाँ पर कलकत्ता, वहां से गांधी जी को बुला के ले गए और 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। महात्मा गांधी को वहीं रहने देते हैं। अब हम लोग बेटे, वहां पे जितना इंडिया में रिस्पेक्ट नहीं है ना, उतना उससे ज्यादा, उससे कम रिस्पेक्ट नहीं है साउथ अफ्रीका, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट है। वहां के पार्लियामेंट के बाहर महात्मा गांधी की स्टेच्यू लगी है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है महात्मा गांधी की। वहां के जो फादर ऑफ नेशन नेल्सन मंडेला थे, महात्मा गांधी की कहानियों को सुन के ही इतना प्रेरित हुए थे कि उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, समझ रहे ना, पूरा देश ही महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड। देखिएगा, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। इंग्लिश वाले कौन कौन हाथ उठाएंगे जरा, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो है ना बेटे,
आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जब ये थोरो आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे, तो जितने भी वर्ड्स इसके अंदर हैं, इस चैप्टर के अंदर, सारे के सारे वर्ड्स आपके नोटबुक में होने चाहिए और आपको उसका पता होना चाहिए वो है क्या। समझ रहे बात को? क्योंकि जब एमसीक्यू बन के घुमा के जब क्वेश्चन सामने रखा जाएगा ना, तो फिर शक्तिमान दिमाग बन जाएगा। मैं तो समझाती हूं क्या मास्टर जिंदा है, आपने टेंशन क्या बात है? एमसीक्यू के एग्जाम में नहीं, पहले तो समझा भी सोच ऐसे सैंपल पेपर ले लो जो 10 क्लास में। अरे आप क्यों चिंता करते हैं? मैंने अभी चैप्टर में आपको मैं सब कुछ कराऊंगा ना, एमसीक्यू मैं कराऊंगा, आप जो पढ़ा रहे हैं बस आप फोकस करिए ना। इंग्लिश वाले सर का चरण स्पर्श करें आप। स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड देखिएगा, थैंक यू, अब सुनिए मेरी। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. Racial discrimination का मतलब ये होता है कि नस्ल आधारित भेदभाव, नस्ल, ठीक है? तो भैया नस्ल एक यूरोपियन नस्ल के होंगे, कोई अफ्रीकन नस्ल का होगा, ठीक है, रेस का, और कोई इंडियन होगा, तो नस्ल के आधार पे भेदभाव होता। भैया बिल्कुल है, अगर हम इंडियन हैं तो पाउडरी व्हाइट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो यूरोपियन ही होंगे ना, बात समझ रहे हैं? और जो अफ्रीका के हैं वो हम लोग जैसे नहीं होंगे, वो भी थोड़े और ज्यादा मतलब कि कृष्ण भगवान के कलर के होंगे। The white European imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied. बेटा आप लाए नहीं है क्या? Together with कहा था नहीं कि आप लोग को रीड करना है, आप फोन लेके बैठे हैं। The trading companies during the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and become the local rulers. जैसा कि इंडिया पे अधिकार किया गया है, अंग्रेजों ने किया था, वो लोग भी यहाँ पे व्यापारी ही बन के आए थे। साउथ अफ्रीका में भी व्यापारी बन के आए थे और इंडिया में भी व्यापारी बन के ही गए जी, ट्रेडर्स ही थे। लेकिन इंडिया में क्या किया कि यहाँ पे रूल किया, लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने घर बना के, बस्ती बना के, शहर बसा के नहीं बसे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या किया कि मोस्टली जो रूल करते थे तो करते हैं, बहुत ज्यादा यूरोपियन लोग आकर के हम बस गए, छोटे छोटे इलाके अपने फार्म बना लिए। और जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आपको व्हाइट कलर के दिखते हैं वो कोई भी अमेरिकन नहीं, वो सारे के सारे यूरोपियन से ब्रिटिश है, ठीक है? ब्रिटेन के लोग गए थे, आपको बता दो मैं, यूएसए पूरा वो भी बहुत सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा, ठीक है? तो भैया लोग को पता है 7th क्लास में मैंने पढ़ाया था, सॉरी 11th क्लास में। हाँ क्या बेटे, तो रूलर्स थे ना, मतलब कि जो सैनिक थे या इस तरह के लोग कोठियां बना के रहते थे, किले बना के रहते थे। यहाँ पे आम यूरोप के या ब्रिटेन के लोग आकर के नहीं रहते, ठीक है? लेकिन वहां पे कॉलोनी बना के रहते थे, और जिससे प्रॉब्लम और ज्यादा दिक्कत हो गई। अब क्या था कि यूरोपियन लोगों में और अफ्रीकन लोगों में तनातनी हो गई, स्ट्रगल होने लगे। कल फैसला होगा। Okay. Apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. Apartheid या रंगभेद क्या था? उनकी स्किन के कलर के आधार पे उनसे भेदभाव किया जाता और उनको बांटा जाता था कि भैया आप गोरे हैं, आप ब्लैक्स हैं, आप व्हाइट्स, इससे आपसे बांट दिया जाता, ठीक है? The native people of South Africa are black in color. बिल्कुल, वहां के अफ्रीका के लोग तो ब्लैक ही होते हैं, जो मूल निवासी थे अफ्रीका के। They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored, and people who migrated from India. Sorry. वहां पे जैसे कि एक क्या थे, बिल्कुल ब्लैक थे जो कि अफ्रीकन थे, नेटिव जो कि मूल निवासी थे,
दूसरे लोग जो बाहरी देशों से आके वहां बसे हुए थे उनको कलर्ड ग्रुप कहा जाता था, जिसमें कि इंडिया भी था। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। एक तो ब्लैक था जो कि नेटिव लोग थे, दूसरा व्हाइट जो कि यूरोपियन लोग थे, ब्रिटिशर, और एक तीसरा ग्रुप था जो कि कलर्ड कहा जाता था, जो ना तो अफ्रीका के थे ना तो ब्रिटिशर थे, बल्कि भारत से या दूसरे दूसरे देशों से आके वहां बस गए। क्लियर है? भारत का पर्पस ये था बेटे, कोई लोग बिजनेस के लिए या कोई व्यापार के लिए किसी चीज। टाइम अप। ठीक है, अब कल करा 9th क्लास कसम से है ना, कभी